हाय एवरीवन। तो आज है 18 नवंबर और 18 नवंबर में जितना भी न्यूज़ रहा है जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है उस हर एक न्यूज़ को आज हम लोग डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इसी के साथ हम लोग जो है प्लेसेस इन न्यूज़ को भी कवर कर रहे हैं। डेली जो है प्लेसेस इन न्यूज़ को भी कवर करते हैं। तो आज भी हम लोग जो है जो भी प्लेसेस इन न्यूज़ में रहे हैं और मेन इंपॉर्टेंट जो है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है उस हर एक न्यूज़ को हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। ये जो डेली न्यूज़ है ये हर दिन जो है डेली 9 AM को अपलोड हो जाता है, तो चेकआउट करना है। क्लियर, ये पूरा जो डेली इनिशिएटिव है ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। CAPF AC एफ कैट के लिए, CDS NDA जितने भी डिफेंस एग्जाम है जहाँ पे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उस हर एक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टारगेट करते हुए इस पूरे डेली इनिशिएटिव के यहाँ पे रनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्लास का जो स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आप 18 नवंबर में जितना भी न्यूज़ है उस हर एक न्यूज़ को हम लोग डिटेल के साथ कवर करते हैं, जिसमें से पहला न्यूज़ है कि हम लोग हर साल इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस हर साल ऑब्जर्व करते हैं 16 नवंबर को। तो 16 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, इसको याद रखना है ना। 16 नवंबर को याद रखोगे। और फर्स्ट टाइम इसे जो है ऑब्जर्व किए गए थे 1996 में। इसका मेन मकसद एक ही है कि जितना भी इनटॉलरेंस हो रहे हैं, इनटॉलरेंस मतलब जैसे कि सहन शक्ति है तो किसी का सहन शक्ति लॉस हो जाना। अब देखो कोई भी चीज़ अगर सहन शक्ति लॉस हो रहा है तो उसका डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीकेशन है ना। कई चीज क्या है कि कई ह्यूमन में ऐसा देखा गया है कि जब उसका कैपेसिटी से कोई भी चीज बाहर जा रहा है तो कोई जो है सदमे में जा रहे हैं, है ना। किसी चीज को मेंटल ट्रॉमा हो रहा है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इशू हमें देखने को मिलता है और यही एक वजह है जिसके कारण हम लोग 16 नवंबर को टॉलरेंस डे ऑब्जर्व करते हैं। तो अवेयरनेस करना जो इनटॉलरेंस से जितना भी डेंजर है, जितना भी हार्मफुल इम्पैक्ट होते हैं, जैसे कि मेंटल ट्रॉमा हो गया, है ना, डिसीज हो गया, फिर उसी के साथ जैसे कि डिप्रेशन में जाना। अब डिप्रेशन में जाओगे तो उसका भी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज है। क्लियर है, मेंटल ट्रॉमा हो रहा है तो उसका भी डिफरेंट डिफरेंट उसका कॉन्सिक्वेंसेज होता है। तो इन सब चीज को ना होना, इन सब चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अवेयरनेस करना कि क्या डेंजर हो सकते हैं इनटॉलरेंस का, उसके लिए जो है अवेयरनेस करने के लिए इसको ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद जो है रेस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन ऑफ फॉर कल्चर डाइवर्सिटी, ह्यूमन राइट, इस सब चीज को जो है अवेयरनेस करने के लिए, प्रमोट करने के लिए इस डे को हम लोग हर साल ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल डे को, इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस को। क्लियर है, फर्स्ट न्यूज समझ आया। चलो ये तो रहा फर्स्ट न्यूज। सेकंड न्यूज को कवर करते जो कि अभी जो है इंडियन रेलवे ने डिसाइड किया है कि इंस्टॉल करने वाले हैं फ्रेट ट्रेन सेफ्टी। फ्रेट ट्रेन सेफ्टी, क्योंकि अभी रिसेंटली बिलासपुर में भी ट्रेन एक्सीडेंट हुए। तो इस तरीके से जितना भी ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए एक्चुअली, है ना, उसको रोकने के लिए ये जो है इस सिस्टम को लॉन्च कर रहे हैं, इंस्टॉल किए जा रहे हैं, वो है दृष्टि सिस्टम। सिस्टम को याद रखोगे, इसका नेम याद रखोगे, ये है दृष्टि सिस्टम, जो कि फ्रेट ट्रेन सेफ्टी के लिए इसको इंश्योर किए जाएंगे। दृष्टि इसका फुल फॉर्म होगा डायनेमिक रियल टाइम इंटेलिजेंस सिस्टम फॉर हॉलिस्टिक ट्रेन डोर इंस्पेक्शन। ये जो है इसका फुल फॉर्म होने वाले हैं। ये जो है AI बेस्ड फ्रेट वैगन है जो कि डोर को लॉक करेगा, सर्वेलेंस सिस्टम को यहाँ पे पूरा मजबूत करने वाले हैं। क्योंकि देखोगे कि जो फ्रेट ट्रेन का जो बोगी होते हैं, डिब्बे होते हैं, कई कई जो है 24 हैं, है ना, तो इतना बहुत लंबा होता है तो उसका सेफ्टी को जो है एक सिंगल आदमी या फिर जो 2-3 लोग होते हैं उसके द्वारा मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं। तो AI बेस्ड यहाँ पे वैगन डोर डोर का जो है लॉकिंग सिस्टम रहेगा, प्लस उसी के साथ इस दृष्टि सिस्टम के अंदर जो है पूरा सर्वेलेंस को यहाँ पे मजबूत करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसे डेवलप करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के द्वारा, प्लस उसी के साथ कोलाबोरेशन किए हैं IIT गुवाहाटी के द्वारा। और इसका पर्पस यही है कि डिटेक्ट कर पाएंगे रियल टाइम को इफ जो है फ्रेट वैगन डोर और अनलॉक। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डोर होते हैं, हर एक जो बोगी है ना उसमें डोर होते हैं, तो उस डोर अगर अनलॉक है तो AI के माध्यम से उसको जो है पता चल जाएगा, है ना। रियल टाइम जो है AI के माध्यम से डिटेक्ट कर लिए जाएंगे कि ये जो है इस बोगी है, बोगी का नंबर इतना है और वहां पे जो डोर है ये अनलॉक है। तो इससे क्या होगा कि रियल टाइम डिटेक्ट तो करेंगे, अब डिटेक्शन के साथ जितना भी मेजर लेना होगा वो आसानी से ले जाएंगे।
है ना, टेम्पर या फिर ओपर रहेगा उसको आसानी से कर पाएंगे। उसी के साथ जो है जितना भी मैनुअल जो इंस्पेक्शंस किए जाते हैं ड्यूरिंग ट्रांजिशंस के समय, कोई भी लोको पायलट जब ट्रेन को स्टार्ट करते हैं तो जितना भी उसका मैनुअल प्रोसेस होते हैं, तो मैनुअल प्रोसेस को यहाँ पे रिड्यूस कर सकेंगे। अब मैनुअल प्रोसेस रिड्यूस होगा तो सिंपल बात है कि उसका जो टाइम लग रहा है ना, वो टाइम भी रिड्यूस हो जाएंगे। अब टाइम रिड्यूस हो जाएंगे तो जितना भी ट्रेन लेट चल रहे हैं, अब ट्रेन लेट चलने का कारण एक भी है कि जो फ्रेट ट्रेन है वो जो है पूरा रास्ता जो होता है या फिर जो ट्रैक होता है उसको जाम कर रहे हैं। अगर फ्रेट जो ट्रेन है ये मजबूती से चलेंगे, स्पीड के साथ चलेंगे, तो जितना भी पैसेंजर ट्रेन जो लेट हो रहा है वो पैसेंजर ट्रेन भी वहाँ पे कम हो जाएंगे, जो टाइम लगता है ना टाइम वहाँ पे भी रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, रिड्यूस करना मैनुअल एक्सपेंशन। अब इंस्पेक्शंस जो मैनुअल एक्सपेंशन में जो टाइम लग रहा है वो रिड्यूस होगा तो उसका भी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। जैसे कि अभी डिस्कस किए कि जो टाइम है रिड्यूस हो जाएंगे, जो इफिशियंसी है वर्क करने का वो इफिशियंसी वहाँ पे स्ट्रेंथन हो जाएंगे, प्लस जो सिक्योरिटी है वो इम्प्रूवमेंट होगा, ट्रांसपेरेंसी आएंगे, ऑपरेशनल इफिशियंसी आया, जैसे कि अभी इसके बारे में डिस्कस किए। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इसका पर्पस है, ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं अगर इस दृष्टि सिस्टम को प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किए जाएंगे तो। अब इस दृष्टि सिस्टम के भी कुछ यहाँ पे फीचर्स है, जैसे कि एआई पावर यहाँ पे कैमरास लगाए जाएंगे, सेंसर लगाए जाएंगे जिसके थ्रू पता चल जाएगा कि कौन डोर अनलॉक है, कौन सा डोर यहाँ पे लॉक है। उसी के तरह जो है कंप्यूटर विजन का यूज़ करेंगे, मशीन लर्निंग का यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे जिसके थ्रू डोर का स्टेटस यहाँ पे पता चल जाएंगे। फिर रियल टाइम जो है एनोमली अलर्ट यहाँ पे जारी किए जाएंगे। अगर रियल टाइम में अलर्ट अगर जारी कर रहे हो तो डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रेनें हैं ना, चाहे आगे चल रहे हैं या फिर बगल में या फिर पीछे जो ट्रेन चल रहा है, तो उसको भी एक वार्निंग चला जाएगा। क्लियर है। फिर उसी के साथ जो है डोर लॉक सिस्टम को यहाँ पे रिपोर्ट करना, फिर जनरेट करना, ये इसका जो है कुछ फीचर्स होने वाले हैं। बाकी इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा, क्या इसका कॉन्सेप्ट होगा, अभी इसके बारे में ही डिस्कस किए हैं कि जो सिक्योरिटी है उसको इन्हेंस होंगे, सिक्योरिटी के साथ जो टाइम मैनेजमेंट हो रहा है वहाँ पे बहुत अच्छे से प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो पाएगा। फिर मैक फ्रेट ऑपरेशन मोर रिलायबल ट्रांसपेरेंट बन जाएंगे, कट डाउन होगा लेबर इंटेंसिव फिजिकल इंस्पेक्शन, जितना भी इंस्पेक्शंस करने आते हैं, जांच करने आते हैं मैनुअली, अब वो मैनुअली ना करके जो है एआई पावर कर लेंगे। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है। क्लियर है। चलो, तो ये तो रहा नेक्स्ट न्यूज़। अब अगला न्यूज़ कवर करते हैं वो है ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट। इसे जो है 2025 में कंडक्ट किए गए थे, पूरी उड़ीसा में कंडक्ट किए गए, मतलब कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, 5 से 7 से दिसंबर है, ठीक है, सितंबर नहीं, 5 से 7 दिसंबर 2025 में इसे कंडक्ट किए जाएंगे ग्लोबल एनर्जी लीडरशिप समिट को। इसे ऑर्गेनाइज करने का काम जो है डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के द्वारा किए जाएंगे, उसी के साथ कोलैबोरेशन करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के द्वारा। क्यों इसको कवर करेंगे, है ना, क्यों इस जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर क्यों जो ये समिट है इसको हेल्ड किए जा रहे हैं, तो इसका कुछ ऑब्जेक्टिव है जिसके थ्रू इस समिट को हेल्ड किए जा रहे हैं। तो जितना भी हम लोग एनर्जी ट्रांजिशंस का बात करते हैं कि जो है प्रेजेंट हम लोग जो है बहुत मात्रा में फोसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, अब इस फोसिल फ्यूल से हम लोग जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी में किस तरीके से ट्रांजिशन हो, क्योंकि इंडिया का जो है मोस्टली पॉपुलेशन में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है वो कहाँ से होता है, फोसिल फ्यूल से होता है। अब फोसिल फ्यूल से डायरेक्टली हम लोग जो है रिन्यूएबल एनर्जी में जा रहे हैं, तो कैसे हम लोग जो है इस एनर्जी को ट्रांजिशंस करें, कैसे ट्रांजिशंस करते समय कैसे प्रमोट करना चाहिए, उसी के साथ क्या सिक्योरिटी मेजर लेना चाहिए, इन सब चीज को प्रमोट करने के लिए इस समिट को हेल्ड किए गए थे। क्लाइमेट लीडरशिप हो गया, फिर टेक्नोलॉजी ड्राइवन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। क्लियर है। फोसिल फ्यूल से हम लोग जो है रिन्यूएबल एनर्जी में जा रहे हैं, तो बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छे से टेक्नोलॉजी का यूज होगा उतना ज़्यादा वो इफिशियंट तरीके से काम कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे ड्राइवन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, फिर कोलाबोरेशन होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट के बीच, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो है एनर्जी सप्लाई होने वाले हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में होने वाला है, तो स्टेट और स्टेट के बीच भी कोलाबोरेशन होना चाहिए, जितना भी पेपर वर्क है उसमें ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए। उसी के साथ जो डिले का जो है बहुत ज़्यादा इश्यू होता है, वो डिले जो हो रहा है उसको भी सॉल्व करना चाहिए। तो फोस्टर करने के लिए, कोलाबोरेशन करने के लिए जो है इस समिट को हेल्ड किए गए थे।
उसी के साथ किस तरीके से एनर्जी सफिशिएंसी हो, इकोलॉजिकल बैलेंस किस तरीके से होना चाहिए, इनोवेशन कैसे होना चाहिए, इन सब चीज़ के बारे में डिस्कस करने के लिए जो है इस समिट को हेल्ड किए गए थे। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी सफिशिएंसी होना उसी के साथ मेन इंपॉर्टेंट है कि इकोलॉजिकल बैलेंस होना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फॉसिल फ्यूल से तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो ही रहा है, सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैसेस हो गया, इस सब चीज़ का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का, ये तो सबको पता है। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी से इकोलॉजिकल बैलेंस यहाँ पे क्यों बोला है? क्योंकि देखो रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पे लगा रहे हो तो पूरा वास्ट एरिया चाहिए, है ना, बहुत ज़्यादा इसके लिए ज़मीन चाहिए, क्योंकि सोलर पैनल यूज़ करोगे, है ना, पावर प्लांट लगाओगे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, तो उसके लिए जो है एरिया चाहिए। अब उस एरिया में कौन से एरिया को जो है चूज करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अगर फॉरेस्ट को क्लीन कर रहे हो तो रिन्यूएबल एनर्जी का फायदा ही क्या हुआ, समझ रहे हो? ऐसे जगह रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल करना चाहिए जैसे कि बैरन जमीन हो गया, ऐसे लैंड का यूज करना चाहिए जो कि वो यूजफुल ही नहीं है वो लैंड, तो वहां पे जो है उस लैंड का भी सस्टेन वे में हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ही खुद अगर फॉरेस्ट एरिया को क्लीन कर रहे हो तो एनर्जी का मतलब ही क्या हुआ, क्लियर है? तो यहाँ पे उसी चीज को लिखा है कि इकोलॉजिकल बैलेंस होना चाहिए और हर एक चीज में इनोवेशन होना चाहिए। तो ये जो है कुछ फोकस एरिया रहा है इस समिट के लिए, ठीक है। फिर पार्टिसिपेशन भी डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे मिनिस्ट्रीज हो गया, सेक्रेटरीज हो गया, यूनियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसी के साथ स्टेट गवर्नमेंट का ये पार्टनरशिप देखने को मिला है। फिर जितना भी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी मेकर्स हो गया, इनोवेटर्स हो गया, रिसर्चर्स हैं, इंडस्ट्री लीडर्स हैं, इन सब चीज़ का भी कोलैबोरेशन, स्टेक होल्डर भी रहा है। उसी के साथ इंटरनेशनल एनर्जी लीडर फॉर मल्टीपल कंट्रीज, ये सब जो है ये रहने वाले हैं, पार्टिसिपेट यहाँ पे रहने वाले हैं जब 5 से 7 दिसंबर के बीच इसे कंडक्ट किए जाएंगे। तो बाकी कुछ और मेन एजेंडा है, हो सकता है इसके बारे में डिस्कस किए जाए, जैसे कि स्मॉल एंड मॉड्यूलर न्यूक्लियर प्लांट के बारे में, फिर ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन अभी एक ऐसा है कि थोड़ा जो फॉसिल फ्यूल है उसको अल्टर करने वाले हैं, जितना भी ग्रीन हाउस गैसेज हो रहा है उसको ये जो है अल्टर करने वाले हैं। उसके जगह जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज हम लोग यूज करते हैं जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो उसको अल्टर करने का काम जो है हाइड्रोजन के द्वारा किया जा रहा है। तो इसके बारे में की टॉपिक है, डिस्कस हो सकता है। फिर डिजिटल सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी ग्रिड प्लस इनोवेशन कैसे आना चाहिए, एनर्जी टेक्नोलॉजी कैसे आना चाहिए, इन सब चीज़ के बारे में कुछ टॉपिक्स हैं, एजेंडा है, इस जो है इसके बारे में डिस्कस किए जाएंगे। तो सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कैसे? क्योंकि जब समिट यहाँ पे हेल्ड किए जा रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री का कोलाबोरेशन हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का कोलाबोरेशन हो रहा है। इसका मतलब जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो रिलेशन है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिलेगा। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा कंट्री जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, और ये दोनों गवर्नमेंट के बीच जो है कोलाबोरेशन होना चाहिए, दोनों गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, कंट्री को रन होना चाहिए, उसको हम लोग जो है एक फेडरलिज्म बोलते हैं। कि कोई भी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, उसी के साथ जो है लोकल गवर्नमेंट भी है, और ये तीनों के द्वारा कोई कंट्री को यहाँ पे रन कर रहे हो, फेडरलिज्म बोलते हैं इसको। तो ये जो है फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने में, उसी के साथ पॉलिसी मेकिंग करने में ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसी के साथ जो है इंडिया का जो है नेट जीरो इमिशन, ठीक है, नेट जीरो इमिशन इंडिया चाह रहे हैं कि इमिशन पूरा जीरो हो जाना चाहिए। इंडिया का टारगेट है 2070 कि 2070 तक जो है इंडिया पूरे यहाँ पे फ्री हो जाना चाहिए। इसको अलाइन करने वाले हैं क्योंकि एनर्जी के बारे में ही डिस्कस हो रहा है। उसी के साथ जो है प्रोवाइड करने हैं कि फ्री प्लेटफॉर्म फॉर पीर लेवल एक्सचेंज अमॉन्ग एनर्जी मिनिस्टर, क्योंकि वही चीज़ है ना कि डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वहाँ के जो सेक्रेटरीट हैं, सब चीज़ का कोलाबोरेशन हो रहा है। तो सीधी सी बात है एनर्जी का एक्सचेंज, है ना। फिर अमॉन्ग डिफरेंट डिफरेंट जो ग्लोबल लीडर है उसका जो थॉट हो गया, उसका जो कल्चर, हर फील्ड में जो है हमें इसका एक्सचेंज देखने को मिलेगा, और यही जो है एक मेजर यहाँ पे सिग्निफिकेंस होता है। उसके बाद जैसे कि एक्सपेक्टेड आउटकम क्या आ सकते हैं कि पॉलिसी मेकिंग हो सकता है, क्योंकि इतना जो है लीडर आ रहे हैं, ग्लोबल लीडर आ रहे हैं, तो स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशंस के साथ पॉलिसी रिकमेंडेशन हो सकते हैं, मोबिलाइजेशन हो सकते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी के रेस्पेक्ट में, उसी के साथ जो इंटरनेशनल कॉपरेशन है इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बूस्ट देखने को मिलेगा। तो ये तो रहा पूरा
है ना, ऑल अबाउट इस न्यूज़ के बारे में जो इस समिट को कंडक्ट किया जा रहा है पूरी पूरी उड़ीसा में, ग्लोबल एनर्जी समिट, ठीक है, जिससे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जेल्स भी बोलते हैं। चलो अगला न्यूज़ है जो कि फर्स्ट इंडिया का जो है फर्स्ट ड्रोन सिटी यहाँ पे डेवलप किए गए हैं, है ना, जो कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट है उरावाल, है ना, या फिर उराव काल बोल सकते हो, आंध्र प्रदेश में है, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जो है इंडिया का फर्स्ट ड्रोन सिटी डेवलप किए गए हैं, जो कि 300 एकड़ पूरा जमीन है वहाँ पे किए गए हैं। इसे डेवलप करने का काम जो है आंध्र प्रदेश ड्रोन कॉरपोरेशन के द्वारा किए जाएंगे। अब कुछ इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका कुछ कंपोनेंट है जिसके थ्रू इसे डेवलप किए जा रहे हैं। तो इस एरिया में 300 एरिया में क्या क्या कंपोनेंट इंक्लूड रहने वाले हैं, यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग पार्क होगा, ड्रोन का मैन्युफैक्चरिंग पार्क होगा, उसी के साथ यहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि कोई भी मशीनरी चीज को बना रहे, कोई भी इक्विपमेंट बनाओगे तो उसका टेस्टिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी के थ्रू हम लोग जो है उस इक्विपमेंट को जो है एक इम्प्रूवमेंट प्रोसेस में लाते हैं। अगर कहीं टेस्टिंग से कुछ पार्ट्स फेल हो रहे हैं, कुछ चीज़ यहाँ पे मिस्टेक्स हो रहे हैं, तो इसी के थ्रू जो है हम लोग इसको स्ट्रेंथन करते हैं, तो टेस्टिंग फैसिलिटी भी वहीं देखने को मिलेगा। उसी के सर्टिफिकेशन हब भी वही है। सर्टिफिकेशन हब के साथ जो है रिमोट पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही है कि जो ड्रोन सिटी बना है ना, ड्रोन सिटी जो बना हुआ है, ड्रोन सिटी वही है कि हर चीज जो है, हर एक फैसिलिटी हमें जो है एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म में मिलने वाला है, एक ही जो लोकेशन है वहीं पे देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बन रहा है तो वहीं पे बनेगा, टेस्टिंग जो होंगे वही टेस्टिंग होंगे, उसी के साथ सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है वही देखने को मिलेगा, प्लस उसके रिलेटेड जो ड्रोन हो गया उससे रिलेटेड जो ट्रेनिंग होने वाले हैं, ट्रेनिंग भी वहीं पे हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब ओवरऑल जितना भी प्रोडक्शन से लेके सर्टिफिकेशन हो गया, सर्टिफिकेशन से लेके ट्रेनिंग हो गया, ये सब चीज जो है हमें एक ही जगह सिंगल लोकेशन में देखने को मिल रहा है। कौन सा लोकेशन है, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट का एक जगह है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। टेस्टिंग फैसिलिटी भी है उसी के साथ, जो कि होस्ट करने वाले हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉमन ड्रोन टेस्टिंग फैसिलिटी, कुर्नूल में ही हमें देखने को मिलेगा। पूरा एक इकोसिस्टम डिजाइन हो गया ना ये। मैन्युफैक्चरिंग होगा, मैन्युफैक्चरिंग होंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, उसी के साथ रिपेयर और मेंटेनेंस का काम भी वहीं पे होगा, ट्रेनिंग दोगे पायलट को वहीं पे दोगे, सर्टिफिकेशन का प्रोसेस हो गया, टेस्टिंग हो गया, ये पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया ड्रोन के रेस्पेक्ट में। हर चीज जो है, हर एक फील्ड जो है हमें एक ही जगह देखने को मिल रहा है। बाकी जो है इसको अब देखो, यहाँ पे फैसिलिटी है, इस्टेब्लिश कर लियो, तो इसको अब बात आती है कि प्रमोट कैसे करोगे। तो गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट इसका बेनिफिट्स हैं, गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट इससे रिलेटेड इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, जिसके थ्रू जो है इस हर एक फील्ड में जो है इनोवेशन लिया जा सके, लाया जा सके। इंटेंसिटी जो है या फिर इंसेंटिव जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑफर कर रहे हैं, उसी के साथ डिफरेंट डिफरेंट जो ड्रोन रिलेटेड कंपनीज हैं, तो कोई लैंड को अलोकेट कर रहे हैं, कोई परमिट्स दे रहे हैं, तो इस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा इम्फेसिस किए जा रहे हैं कि इस चीज़ को जो है प्रमोट किया जा सके। अब इतना ज़्यादा जो है प्रमोट कर रहे हो, हर एक फैसिलिटी सिंगल लोकेशन में दे रहे हो, तो सिंगल बात है, सिंपल बात है, जो कि यहाँ पे हमें स्किल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। समझ रहे हो कैसे स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि मैन्युफैक्चर करोगे, अब मैन्युफैक्चर कौन कर पाएगा, जिसके पास स्किल्स होगा। अब स्किल्स नहीं है तो इससे रिलेटेड ट्रेनिंग भी तो दे रहे हो, तो ट्रेनिंग दोगे तो सिंपल बात है कि यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट भी होगा। स्किल डेवलपमेंट के साथ किस तरीके से सर्टिफिकेशन होता है, कैसे जो है ट्रेनिंग देना है, कैसे टेस्टिंग करना है, एक हर एक फील्ड में जो है यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस न्यूज़ को भी कवर करोगे। उसी के साथ जो है नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, और इंडिया को यहाँ पे फर्स्ट रैंक हासिल किए हैं 2025 का एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में। जो एशियन आर्चरी चैंपियनशिप जिसे 8 से 4 नवंबर के बीच जो है कंडक्ट किए गए थे, तो इसमें जो है इंडिया का फर्स्ट रैंक रहा है, और ये जो है 24 एडिशन है, ध्यान रखना ये जो है 24 एडिशन है, और इसे ऑर्गेनाइज करने का काम जो करते हैं वर्ल्ड आर्चरी एशिया के द्वारा किए जाते हैं, इसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होते हैं, जैसे कि अदर जो वर्ल्ड कप होते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स है ना, वहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी देखने को मिलता है। तो इस फील्ड में जो है
है ना, एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में यहाँ पे भी हमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी देखने को मिलते हैं, जिसके थ्रू इवेंट को जो है एक प्रॉपर टाइम में कंडक्ट किए जाते हैं। कौन कौन से कैटेगरी, जैसे कि रिकर्व मैन का हो गया, रिकर्व वुमेन है, कंपाउंड मैन कंपाउंड वुमेन है, फिर रिकर्व मिक्स्ड टीम है, फिर कंपाउंड मिक्स्ड टीम है। ये इसका कुछ यहाँ पे कैटेगरी है। फिर यहाँ पे कुछ नोटेबल एथलीट या फिर कुछ हाईलाइट यहाँ पे किए गए हैं, जैसे कि किम जोगो जो है कोरिया से बिलोंग करते हैं, इन्होंने टॉप किए हैं कंपाउंड मेन क्वालिफाइंग में। क्लियर है, कंपाउंड मेन को यहाँ पे क्वालिफाई किए गए हैं, किसके द्वारा, जो कोरिया से बिलोंग करते हैं किम के द्वारा। फिर उसके बाद दीप शिखा है जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, इन्होंने टॉप किए हैं कंपाउंड वुमेन क्वालिफाइंग में। फिर फाइनल जो 4 लाइनअप हुआ था ना इन सर्वल कैटेगरी, यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट नेम हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ थोड़ा इंडिया का अब थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, इंडिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो हम लोगों ने पूरा एक जनरल ओवरव्यू ले लिया है, किसके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, कौन जो है इसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कितना कैटेगरी होते हैं, प्लस कुछ यहाँ पे एथलीट के बारे में डिस्कस किए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इंडिया का यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस रहा है। इंडिया ने यहाँ पे 2 गोल्ड एंड 1 सिल्वर मेडल हासिल किए, अपने नाम किए हैं। गोल्ड में अगर बात करोगे तो कंपाउंड वुमेन टीम के द्वारा दीपशिखा हो गया, ज्योति सुरेखा हो गया, है ना, फिर प्रीतिका है। और जो है गोल्ड सेकंड में, ठीक है, 2 यहाँ पे गोल्ड जीते ना, 2 गोल्ड हैं। कंपाउंड मिक्स्ड टीम में अभिषेक वर्मा हो गया और दीपशिखा हो गया। तो ये जो है 2 गोल्ड का ये रहा। क्लियर है, समझ आ गए इंडिया के रेस्पेक्ट में किसके द्वारा वॉन किए गए हैं, और इंडिया को इसी कैटेगरी में जो है फर्स्ट रैंक दिए गए हैं 2025 एशिया आर्चरी चैंपियनशिप में। और इसे जो है ऑर्गेनाइज कराने का काम जो है वर्ल्ड आर्चरी एशिया के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, जिसे 1978 में इस्टाब्लिश किए गए थे। तो इसका नाम था एशियन आर्चरी फेडरेशन। बाद में जो है इसे चेंज किए गए हैं वर्ल्ड आर्चरी एशिया, 2013 में इसे वर्ल्ड आर्चरी एशिया से रीनेम कर दिए हैं। इसका हेडक्वार्टर साउथ कोरिया में पड़ता है। पूरा आसियान नेशन में जितना भी कंट्री है और जितने भी कंट्री में जितना भी एथलीट है उसको प्रमोट करना, देखो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव वही होता है, प्रमोट करना। जो आर्चरी फील्ड से बिलोंग करते हैं या फिर आर्चरी में जो भी कैपेसिटी है उसको प्रमोट करने के लिए ट्रेनिंग कैसे देना है, कंपटीशन कैसे करना है डिफरेंट डिफरेंट एथलीट के बीच, ये जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। उसी के साथ ज्वाइंट ट्रेनिंग पहुंचाना, ट्रेनिंग कंडक्ट कराना, चैलेंजेस देना, है ना, एक प्लेटफॉर्म पहुंचाना डिफरेंट डिफरेंट एथलीट को, इसी के द्वारा किए जाते हैं। अब इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि कंटिनेंट गवर्निंग बॉडी है ये एशिया का, ठीक है, वर्ल्ड का जितना भी आर्चरी होते हैं तो उसका गवर्निंग बॉडी यही है, तो सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। प्लस हाई लेवल ट्रेनिंग इसी के द्वारा दिए जाते हैं। परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, कैसे इससे रिलेटेड रूल्स होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए, ये जितना भी है ये सब इसी के द्वारा ही किए जाते हैं। क्लियर है, तो बहुत ज़्यादा इसका भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ है भारत डायनेमिक लिमिटेड, इन्होंने क्या किए हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ एक पैक्ट साइन किए हैं 2 करोड़, है ना, 2095 करोड़ का। तो भारत डायनेमिक लिमिटेड और डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस डील को किए हैं, किसके लिए डील किए हैं, इनवर एंटी टैंक मिसाइल्स के लिए। जो इनवर है एंटी टैंक मिसाइल, इसके लिए जो है भारत डायनेमिक लिमिटेड और डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एक पैक्ट साइन किए गए हैं। क्लियर है, इस पैक्ट को बस थोड़ा याद रखना, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बहुत होने वाले, क्योंकि जो है T-90 टैंक फ्लीट होने वाले हैं, और इसी के साथ जो है आत्मनिर्भर भारत हो गया, जो सेल्फ रिलायंस हो गया, इसको बहुत ज़्यादा बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसी के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ जो है कोलैबोरेशन हो गया, ये बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाला है, उसी के साथ इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। किसके द्वारा जो है इसे जो है साइन किए गए हैं, एक है भारत डायनेमिक लिमिटेड और दूसरा है मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री। तो जो भारत डायनेमिक लिमिटेड है एक्चुअली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो मिनी रत्न का कैटेगरी होता है ना, तो ये मिनी रत्न फर्स्ट में आते हैं, और ये जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही काम करते हैं। इसे 1970 में फाउंड किए गए थे, और इसका हेडक्वार्टर जो है हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है। क्लियर है, अब देखो इसका भी डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, जैसे कि हैदराबाद में तो है ही है, फिर तेलंगाना में है, विशाखापट्टनम हो गया, फिर झांसी हो गया, तो इसका डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं। उसी के साथ डिफरेंट डिफरेंट इसका विजन है, जिसके थ्रू जो है ये अपना काम कर रहे हैं।
जैसे कि वर्ल्ड क्लास इंटरप्राइजिंग जो है प्रोड्यूसिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी, जो जितना भी डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं उसको जो है एक इंटरनेशनल लेवल में और उसी के साथ एक मजबूत होता है, जो एक स्ट्रांग होता है, उसको यहाँ पे डेवलप करना, ये इसका विजन है। उसी के साथ मिशन है सेल्फ रिलायंस बनना, सेल्फ रिलायंस के साथ साथ जो है कॉम्पिटिटिव होना इन गाइडेड मिसाइल में, कंपटीशन होना, कॉम्पिटिटिव करना, फिर उसी के साथ अंडर वाटर वेपन टेक्नोलॉजी। तो ये सब चीज़ जो है इसका मिशन है जिसके थ्रू जो है ये काम कर रहे हैं। बाकी इसका कोर प्रोडक्ट जैसे कि गाइडेड मिसाइल हो गया, गाइडेड मिसाइल मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल्स आते हैं, एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, एंटी टैंक्स हैं, इसको प्रोड्यूस करना इसी के काम है। प्लस अंडर वाटर वेपन्स बनाना, लॉन्च करना, टेस्टिंग करना इक्विपमेंट को, उसके साथ लाइफ एक्सटेंशन, रिफर्बिशमेंट ऑफ मिसाइल्स, ये जो है इसका कोर एरिया है, कोर प्रोडक्ट है। और ये जितना भी वर्क है ये इसी के द्वारा किए जाते हैं, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ है आप प्लेसेस न्यूज़, और ये जो है लास्ट न्यूज़ होने वाला है। अभी जो है रिसेंटली जो सरांडा फॉरेस्ट है ये न्यूज़ में रहा है। क्यों न्यूज़ में रहा है? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो सरांडा फॉरेस्ट है जो कि झारखंड में पड़ता है, इसको जो है 90 डेज के अंदर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट करो। इस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं झारखंड गवर्नमेंट को, इसीलिए जो है ये फॉरेस्ट जो है न्यूज़ में रहा है। एक्चुअली जो सरांडा फॉरेस्ट है, सरांडा का यहाँ पे मीनिंग होता है लैंड ऑफ 700 हिल्स, ठीक है, लैंड ऑफ 700 हिल्स, और इसको हम लोग बोलते हैं सरांडा। एक्चुअली जो हो ट्राइबल्स है ना, हो ट्राइबल्स है, उसका एक लैंग्वेज है सरांडा, और उसका मतलब ही यही होता है लैंड ऑफ 700 हिल्स। ये जो है 820 से 850 स्क्वायर किलोमीटर पूरा ये जो है वास्ट एरिया, यहाँ पे इसका कवरेज देखने को मिलता है। और इसमें जो साल ट्री है उसका यहाँ पे डोमिनेंस देखने को मिलता है। उसी के साथ इसका जो फॉरेस्ट है ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। कुछ यहाँ पे फ्लोरा का बात करो, फ्लोरा में जैसे कि महुआ हो गया है ना, जामुन है, कुसुम है, असन है, हल्दू है, फिर बम्बू है। इस तरीके से इसमें जो है कुछ फ्लोरा है, और ये जो है फ्लोरा हमें देखने को मिलता है इस फॉरेस्ट में। और फौना में एलिफेंट है, लियोपॉर्ड है, सांबर है, तो ये भी कुछ यहाँ पे फौना है। इसी के साथ मेजर इसमें जो है हमें ट्राइबल कम्युनिटी जो देखने को मिलता है ये हो ट्राइब्स हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट और अदर ट्राइब हैं, लेकिन मोस्टली जो है या फिर डोमिनेट ट्राइब बोल सकते हो वो है हो ट्राइब है। फिर अदर में मुंडा ट्राइब हो गया, फिर और डिफरेंट डिफरेंट जो है ग्रुप का ट्राइबल यहाँ पे जो है लिव करते हैं। उसी के साथ मेजर रिवर में कोयना रिवर है, संजय रिवर है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट रिवर का ट्रिब्यूटरी है। और यही जो एरिया है इस फॉरेस्ट में हमें ओरिजिनेट होते हुए या फिर ट्रिब्यूटरी या फिर बहते हुए नजर आते हैं। फिर नोटेबल रिजर्व का अगर बात करोगे तो अंकुर रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, फिर कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके ही आसपास देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे प्रेजेंस का अगर बात करोगे तो आयरन ओर का बहुत ज़्यादा हमें प्रेजेंस देखने को मिलता है। एक तो झारखंड रीजन है, अब झारखंड रीजन में जो है आयरन ओर है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इन्वायरमेंटल इशू बहुत ज़्यादा है, और ये इशू जो है जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया वहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन का इशू हो गया, माइनिंग प्रेशर हो गया, एलिफेंट कॉरिडोर डिस्ट्रप्शन हो गया, यहाँ पे मेजर इशू है। और ये मेजर इशू जितना भी फॉरेस्ट कवर एरिया है वहाँ पे देखने को मिलता है। उसी के साथ इसका इम्पोर्टेंट भी है, अब फॉरेस्ट एरिया है तो फॉरेस्ट एरिया को तो इम्पोर्टेंट होगा ही होगा। तो इम्पोर्टेंट जैसे कि लार्जेस्ट साल फॉरेस्ट ब्लॉक है एशिया का। उसी के साथ मेजर डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसका लैंड एरिया जो है 820 से 850 स्क्वायर किलोमीटर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब स्क्वायर किलोमीटर इतना होना मतलब पूरा वास्ट एरिया को कवर कर रहे हैं। उसी के साथ यहाँ पे 700 हिल्स हैं, ठीक है, 700 हिल्स से मिल के जो है ये फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसका मेजर हॉटस्पॉट जो बायोडाइवर्सिटी है ये हमें नज़र आता है, और देखने को भी हम लोग देख भी सकते हैं। फिर क्रूशियल एलिफेंट हैबिटेट है, कॉरिडोर है, फिर ट्राइबल कल्चरल का हेरिटेज है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट डिफरेंट एरिया में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो ये तो रहा पूरा ऑल अबाउट करंट अफेयर जो कि 18 नवंबर में थे, और इतना ही हमें करंट अफेयर्स कवर करना है क्योंकि इतना ही हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है। तो इस पूरे क्लास का स्लाइड जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।